बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ हमने शुरू की हुई है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग इंटरमीडिएट लेवल फर्स्ट यानी कि फ़र्स्ट ईयर के लिए। और इसमें हम लोग मुख्तलिफ चैप्टर्स को डिस्कस करते हुए आज हम लोग पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका टाइटल है कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आज हम लोग इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसमें नंबर 1 पे है जी एमसीक्यू। थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लूँ, ये ज़्यादा हो गया। अब ये क्लियर आपको नज़र आ रही होगी। ओके। एनसर्कल द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग 4 आंसर्स। इसमें 4 आंसर दिए होते हैं और आपने सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है उसको टिक करना होता है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। द बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर प्राइमरीली रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। ऐसी बुक जिसमें तमाम ट्रांजैक्शंस प्राइमरीली सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं, वो कौन सी बुक है? तो पासबुक बैंक के पास होती है, चेक बुक तो कस्टमर के पास होती है, लेकिन इसमें कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते हम लोग उस तरह। और फाइनेंस बुक नहीं है। कैश बुक जो हमारी है, ये आपको पता है कि ये एक स्पेशल जर्नल है और जर्नल कोई भी हो वो प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री कहलाता है। तो प्राइमरीली रिकॉर्ड इस बुक में किया जाएगा, कैश बुक में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है when cash is received from debtor or customer, generally a receipt is issued to the debtor which is called। जब तर्जमा इसका है कैश व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर और कस्टमर। जब एक कस्टमर या डेटर से आप कैश वसूल करते हैं, जनरली अ रिसीट इज इशूड टू द डेटर। तो उस डेटर को आमतौर पे एक रसीद दी जाती है, विच इज़ कॉल्ड। वो रसीद क्या कहलाती है? तो आप उससे कैश रिसीव कर रहे हैं तो रिसीट, उसके लिए जो वाउचर हम लोग उसको देंगे वो रिसीट वाउचर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, रिसीट वाउचर। हम उससे कैश रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा और एक्सप्लेन कर दूं। कैश वाउचर, यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है कैश वाउचर। तो कैश वाउचर बेसिकली यूज़ किया जाता है कैश ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग के लिए, और पेमेंट वाउचर जो है वो पेमेंट्स की रिकॉर्डिंग के लिए होता है। और नन ऑफ दीज, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लें। अब ये क्लियर नज़र आ रहा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन मनी इज पेड टू अ क्रेडिटर और सप्लायर, अ रिसीट इज obtained फ्रॉम हिम विच इज़ कॉल्ड। अब देखें, ये उल्टा करके थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कह रहा है कि व्हेन मनी इज पेड टू अ क्रेडिटर और सप्लायर, जब हम पैसे देते हैं, पैसे अदा किए हैं, किसको हमने अदा किए हैं पैसे? हमने पैसे अदा किए हैं जी एक क्रेडिटर को या एक सप्लायर को। जब हम पैसे देते हैं, अ रिसीट इज obtained फ्रॉम हिम, तो उससे हम एक रसीद वसूल करते हैं। वो हमें एक रसीद देता है विच इज़ कॉल्ड। तो वो हमें कौन सी रसीद देगा? कैश वाउचर, कैश पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर। जब हमने उसे पैसे दिए हैं तो वो हमें इस चीज़ की रसीद देगा कि उसने पैसे वसूल कर लिए हुए हैं। ठीक है। तो वो कैश रिसीट वाउचर हमें देगा। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन बनती है इसमें सी, कैश रिसीट वाउचर। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर है जी 4। अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स एंड फॉर्मिंग द बेसिस फॉर मेकिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इन द कैश बुक इज कॉल्ड। इसको ज़रा ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि अ डॉक्यूमेंट विच एविडेंसिंग कैश रिसीट एंड पेमेंट्स, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि सबूत है कैश रिसीट का और कैश पेमेंट का। ठीक है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि सबूत है कैश रिसीव का और कैश पेमेंट का, एंड फॉर्मिंग द बेसिस फॉर मेकिंग एंट्रीज इन द कैश बुक। और उसकी बेस पे फिर हम लोग एंट्रीज करते हैं, किस में? कैश बुक में। अब कैश बुक जो है ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। कैश बुक हमारे पास बिजनेस में यूज़ होता है। ये हम लोग अपना इंटरनल एक हमारी बुक है। तो इंटरनल बुक में एंट्री करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हम लोग वाउचर कहते हैं। क्लियर होगी बात? अब हमने ये तो क्लियर कर लिया कि वो वाउचर है। अब लेकिन रिसीट वाउचर है, कैश वाउचर है या पेमेंट वाउचर है? यहाँ पर 3 वाउचर लिखे हुए हैं। ठीक है। तो 3 वाउचर्स में से कौन सा बनेगा? तो क्वेश्चन को ज़रा गौर करें तो उसमें लिखा हुआ है ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिसीट और पेमेंट दोनों किस्म के, ये दोनों किस्म की बात हो रही है कि रिसीट का भी सबूत है, पेमेंट का भी सबूत है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग बेसिकली, अगर हम ये वाला आंसर टिक करते हैं रिसीट वाउचर, तो ये तो सिर्फ कैश रसीद का सबूत है। अगर हम इसको टिक करते हैं पेमेंट वाउचर, तो वो सिर्फ कैश पेमेंट का सबूत है। लेकिन उसने कहा कि रिसीट और पेमेंट दोनों का सबूत कौन सा होता है, तो वो होता है कैश वाउचर। तो याद रखें, कैश वाउचर की 2 किस्में होती हैं, कैश रिसीट वाउचर एंड कैश पेमेंट वाउचर। रिसीव जब हम कैश करते हैं तो ये वाला,
रिसीट वाउचर इशू करते हैं, और जब पेमेंट करते हैं तो हम लोग पेमेंट वाउचर इशू करते हैं। और ये दोनों कैश पेमेंट और कैश रिसीट जो है वो बेसिकली कैश वाउचर की टाइप्स हैं। तो कैश वाउचर को हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो कि कैश रिसीट और कैश पेमेंट के लिए सबूत के तौर पे इस्तेमाल होता है, और उसकी बेस पे फिर हम लोग कैश बुक में एंट्रीज करते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर टर्म यूज़ हुई है, कैश मेमो। ये कैश मेमो क्या चीज़ है? कैश मेमो भी बेसिकली जब सेल परचेज होती है तो उस वक्त कैश के रिसीट और पेमेंट के रिकॉर्ड के लिए होती है, लेकिन ये जो कैश मेमो और कैश वाउचर है इसमें एक डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस जो है वो ज़रा ध्यान से समझें कि कैश मेमो जो है ये एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। ये हम लोग कस्टमर को भी दे देते हैं और सप्लायर को भी दे देते हैं जब हम लोग कोई सेल या परचेज करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इसी तरह ये जो कैश वाउचर है ये भी कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट के तौर पे यूज़ होता है, लेकिन ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कैश वाउचर एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है और इसको हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि कैश मेमो जो होता है इसको हम लोग अपनी इंटरनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो ये बेसिकली हमसे जब सवाल पूछा गया था तो उसमें उसने कहा था, क्लियर किया था कि ऐसा कैश रिसीट और पेमेंट का कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो सबूत है जिसकी बेस पे हम लोग एंट्रीज करते हैं इन द कैश बुक। तो अगर ये एंट्रीज करते हैं इन द कैश बुक, ये वाला अगर पोर्शन शामिल ना होता तो हम कैश मेमो को भी क्लिक कर सकते थे और कैश वाउचर, दोनों ही फिर बातें ठीक थी, लेकिन कैश मेमो फिर दोबारा ज़्यादा मोर एक्यूरेट आंसर बनना था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ऑल कैश परचेजेस एंड कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन। तमाम कैश सेल्स और कैश परचेजेस कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं? तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। कैश बुक में कैश सेल्स और कैश परचेजेस दोनों आती हैं। अच्छा, बी ऑप्शन परचेजेस बुक ये नहीं बनता, क्योंकि परचेजेस बुक में सिर्फ और सिर्फ उधार वाली परचेजेस रिकॉर्ड होती है। सेल्स बुक नहीं, सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ उधार वाली सेल्स रिकॉर्ड होती हैं। परचेजेस एंड सेल्स बुक, इसमें दोनों में उधार वाली परचेजेस और उधार वाली सेल्स बुक रिकॉर्ड होती हैं। तो हमारी जो कैश, हमसे जो सवाल किया गया था वो था कैश परचेजेस एंड से कैश सेल्स, वो कहाँ रिकॉर्ड होंगी? वो कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कैश अकाउंट ऑलवेज शोज। कैश अकाउंट जो वो हमेशा जाहिर करता है कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, नील बैलेंस। तो याद रखें, कैश अकाउंट जो होता है, कैश का अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस हमेशा होता है। और ज़ीरो बैलेंस तो हो सकता है, लेकिन कभी भी इसका क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, कैश नेगेटिव में नहीं जाता, ठीक है। तो इसलिए याद रखें, या तो कैश ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कैश जो है वो डेबिट होता है, नेगेटिव कैश नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग डेबिट बैलेंस को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन। क्रेडिट परचेजेस कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं? परचेजेस बुक में। बिल्कुल, ये क्रेडिट परचेजेस जो हैं वो परचेजेस बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। क्रेडिटर्स बुक में नहीं, कैश बुक में नहीं, परचेजेस रिटर्न बुक में तो रिटर्न रिकॉर्ड होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए ही है। क्वेश्चन नंबर 8, द कैश बुक इज अ। कैश बुक एक है, क्या है? सब्सिडरी जर्नल, ये भी है, सब्सिडरी जर्नल तो है। लेजर अकाउंट, तो कैश बुक के बारे में याद रखें, कैश बुक एक ऐसी बुक है जो बुक भी है, यानी कि जर्नल भी है, और लेजर भी है। ये दोनों का हाइब्रिड होता है, ये मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन भी ठीक है और बी ऑप्शन भी ठीक है। तो सी ऑप्शन देखते हैं क्या है। सी ऑप्शन में लिखा है सब्सिडरी जर्नल एंड लेजर, बिल्कुल ये दोनों है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस नहीं, ट्रायल बैलेंस बैलेंस तो एक अलग चीज़ होती है। तो कैश बुक के बारे में सिर्फ याद रखना है कि ये सब्सिडरी जर्नल भी है और एक लेजर भी है, क्योंकि ये बैलेंस सीडीज भी यहाँ से कैलकुलेट होते हैं और इसमें कैश की एंट्रीज भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड ओनली कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। मंदरजा झैल में से कौन सी चीज़ है जिसमें सिर्फ कैश रिसीट एंड पेमेंट रिकॉर्ड होती है? तो सिंगल कॉलम कैश बुक, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। हम आपको याद होगा हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी कैश बुक की, तो उसमें सिंगल कॉलम जो कैश बुक होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश रिसीट और कैश पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड होती है। उसके बाद है डबल कॉलम। डबल कॉलम में सिर्फ कैश नहीं होता, उसमें बैंक भी आ जाता है। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश भी आ जाता है, बैंक भी आ जाता है और साथ में डिस्काउंट भी आ जाता है, 3 चीज़ें हो जाती हैं उसमें। तो सेल्स बुक नहीं है, तो बिल्कुल नहीं बनता। तो सिंगल कॉलम कैश बुक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश रिसीट और पेमेंट रिकॉर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 10, अ डबल कॉलम कैश बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड। डबल कॉलम कैश बुक जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं? तो आपको याद याद होगा हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि डबल कॉलम में कैश भी आ जाता है और बैंक भी आ जाता है, ठीक है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन बनती है बी।
सी ट्रांजैक्शन में देखें तो कैश बैंक एंड डिस्काउंट लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल नहीं बनती। और ए ऑप्शन में कैश ऑन ट्रांजैक्शन ओनली, ये भी नहीं बनता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही है, कैश एंड बैंक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड कैश बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इनमें से कौन सी बुक है जी वो जो रिकॉर्ड करती है कैश ट्रांजैक्शन को, बैंक ट्रांजैक्शन को, डिस्काउंट ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे। तो अभी हमने पढ़ाई की है, तीन चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही हैं, कैश बैंक एंड डिस्काउंट। तो इसलिए ये ट्रिपल कॉलम बनती है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें आएंगी। Question number 12, an entry which is recorded on the both sides of the cash book is called। ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि कैश बुक की दोनों साइड पे रिकॉर्ड होती है, दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड होती है, उसको क्या कहते हैं? तो आपको याद होगा कि वो दोनों साइड पे रिकॉर्ड होने वाली ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। इसको सिंगल डबल या कंबाइंड वगैरह में ना मिक्सअप करिएगा। कैश बुक में जो दोनों साइड पे एंट्री रिकॉर्ड होती है वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। द मनी कैन बी डिपॉजिटेड इन टू द बैंक बाई मीन्स ऑफ ए। जो पैसा है उसको जब हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो उसको किस चीज़ के ज़रिए डिपॉजिट करवाते हैं? कैश बुक में, कैश बुक की तो मदद से नहीं, चेक बुक की मदद से तो पैसे निकलवाते हैं, डिपॉजिट नहीं होते हैं। पे इन स्लिप, जी बिल्कुल, ये पे इन स्लिप जैसे कि इसके नाम से ही आपको लग रहा है, ये एक ऐसी स्लिप होती है जिसकी मदद से हम लोग बैंक में पैसे जमा करवाते हैं। ठीक है, पासबुक तो बेसिकली हमारे कस्टमर का जो अकाउंट होता है बैंक में उसकी फ़ोटोकॉपी होती है, उसकी कॉपी, सॉरी फ़ोटोकॉपी नहीं, उसकी बुक होती है जो बैंक में जो अकाउंट बनता है एक कस्टमर का, उसको पासबुक कहा जाता है। ये नहीं बनता। तो हमें कहा, पूछा गया था कि डिपॉजिट किसकी मदद से करेंगे, तो पे इन स्लिप की मदद से डिपॉजिट करेंगे। थोड़ा सा मैं तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो जो है वो थोड़ी शॉर्ट ही रहे। आप लोगों को अगर इस बड़ी बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगे तो आप अपनी जो चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है, इसकी जो आवाज़ है वो, सॉरी, जो इसकी स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो करके आप इसको सुन सकते हैं अगर आपको थोड़ी तेज़ लगे तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट मस्ट बी। एक चेक जब रिसीव किया जाता है और बैंक में डिपॉजिट करवा दिया जाता है तो बैंक अकाउंट मस्ट बी। तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? बैंक अकाउंट में चूंकि इजाफा हो रहा है और इजाफा जो है बैंक बैलेंस में, इजाफे का मतलब है एसेट में इजाफा, तो वो डेबिट होगा। तो हमारा जो ऑप्शन बनता है क्रेडिटेड, डेबिटेड, बोथ डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, नन ऑफ दिस। लोग बच्चे जो हैं वो इसमें मिक्सअप कर बैठते हैं जी कि ये डेबिट रिसीव किया तो डेबिट हो जाएगा और जब हम डिपॉजिट करेंगे वो चेक तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसलिए वो इसको, इस ऑप्शन को ले जाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। ये गलत ऑप्शन है। हमारा जैसे ही हमने कैश रिसीव किया, सॉरी, चेक रिसीव किया और डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, तो वो सिर्फ और सिर्फ इजाफा कहलाएगा। उसमें इजाफा या कमी दोनों किस्म का नहीं आएगा, वो सिर्फ इजाफे ही रिकॉर्ड होगा और उसको हम लोग डेबिट का नाम देंगे। डेबिट होगा सिर्फ बैंक अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ नहीं हो सकता। हाँ, अगर ऐसा होता कि चेक रिसीव होता है एक डेट में और डिपॉजिट होता है किसी दूसरी डेट में, तो फिर जब रिसीव किया जाता है तो उसको डेबिट किया जाता है और जब उसको बाद में डिपॉजिट करवाया जाएगा तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो तब वो डेबिट और क्रेडिट होगा अगर वो दो डिफरेंट डेट में रिसीव और डिपॉजिट होता है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेट का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पर लिखा गया कि सिर्फ चेक रिसीव किया और डिपॉजिट करवा दिया। तो जैसे ही रिसीव करके सेम डेट में, इसका मतलब है ये डिपॉजिट हुआ है, तो सिर्फ इजाफे को, बैंक बैलेंस में इजाफे को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसमें ये जो रिसीव करके बाद में डिपॉजिट हुआ है तो उसको डेबिट क्रेडिट दोनों तरह से रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन कैश इज विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ द ऑनर मस्ट बी डेबिटेड टू। जब कैश निकलवाया जाए बैंक से फॉर पर्सनल यूज ऑफ द ऑनर, ऑनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाए, मस्ट बी डेबिटेड टू। तो किसको डेबिट करेंगे? तो आपको पता होगा कि पर्सनल यूज़ के लिए जब भी ऑनर पैसे निकलवाता है तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। Question number 16, वन चेक टू अली एंड ब्रदर्स रिटर्न डिसऑनर्ड शुड बी क्रेडिटेड टू। एक चेक जो कि अली ब्रदर्स को दिया है, रिटर्न डिसऑनर, वो हमारा डिसऑनर हो गया। आवर चेक, हमने एक चेक दिया था, ठीक है, अली ब्रदर्स को, रिटर्न डिसऑनर, तो वो डिसऑनर हो गया, शुड बी डेबिटेड टू, सॉरी, शुड बी क्रेडिटेड टू। तो क्रेडिट किसको करेंगे? जब हम चेक देते हैं अली को तो अली हमारा क्रेडिटर था, जब हमने उसको चेक दिया तो वो डेबिट हो जाएगा। लेकिन जब वो चेक डिसऑनर हो जाएगा, वही चेक जो हमारा है वो डिसऑनर हो जाएगा, तो ये जो अली ब्रदर्स है ये दोबारा से हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, तो अली अकाउंट को हम दोबारा से क्रेडिट करेंगे। ऑप्शंस देखते हैं। चेक अकाउंट, चेक अकाउंट तो कोई अकाउंट, भाई याद रखिएगा, चेक का कोई अकाउंट नहीं होता। चेक ना डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है। ठीक है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट जो है वो तो बिल्कुल नहीं क्रेडिट होगा, हम कैश तो नहीं दे रहे। बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस में कमी तो हुई नहीं क्योंकि वो चेक तो डिसऑनर हो गया, तो इसलिए ये भी नहीं ऑप्शन में था। अली एंड ब्रदर्स अकाउंट, बिल्कुल ये अली ब्रदर्स जो है ये हमारा दोबारा से क्रेडिटर बन जाएगा, इसलिए ये क्रेडिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अहमद चेक एंडोर्स्ड टू अकबर शुड बी डेबिटेड टू।
अहमद से हमने एक चेक लिया था, वो हमने एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। किसको ट्रांसफ़र कर दिया? अकबर को। शुड बी डेबिटेड टू, तो डेबिट किसको करेंगे? अब देखें, जब हम इसको चेक दे रहे हैं अकबर को, चेक अकबर को दे रहे हैं, तो अकबर हमारा क्रेडिटर था। जब इसको हम चेक दे देंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। तो उसने डेबिट का ही पूछा है, तो चेक हमारा हमारा हमने जो अमाउंट दिया है वो तो कैश, वो तो क्रेडिट हो रही है, लेकिन हमारा जो अकबर है, ये जो हमारा क्रेडिटर था, ये हमारा क्रेडिटर ख़त्म हो जाएगा, लाइबिलिटी में कमी होगी, तो ये डेबिट हो जाएगा। तो अकबर अकाउंट देखें कहाँ पे है, ये सी ऑप्शन में है, अकबर अकाउंट, ये डेबिट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 18, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बिलाल रुपीज़ 1900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट रुपीज़ 2000 शुड बी डेबिटेड टू, तो डेबिट किसको किया जाएगा? एक चेक वसूल किया है 1900 रुपये का, और वो फुल सेटलमेंट हो गई है, मतलब बाकी पैसे उसको कुछ छोड़ दिए जाएंगे। ऑफिस डेट 2000, जो उसका कर्जा 2000 रुपये था उसको क्लियर कर दिया गया, 1900 का चेक लेके 2000 रुपये का जो उसका कर्जा था वो क्लियर कर दिया गया है। इसका मतलब 100 रुपया यहाँ पर उसको छोड़ दिया गया है, 100 रुपया उससे वसूल नहीं किया जाएगा, 100 रुपया डिस्काउंट में चला जाएगा। शुड बी डेबिटेड टू, तो डेबिट किसको किया जाएगा? अब देखें, वसूल क्या किया है? चेक रिसीव किया है, ठीक है, 1900 रुपये। अच्छा, ये चेक जो है ये अभी चूँकि अभी बैंक में जमा नहीं हुआ, तो जब आपको याद होगा कि जब चेक वसूल किया जाता है और बैंक में डिपॉजिट ना हो, तो फिर बैंक में इजाफा नहीं होगा, फिर हमारे कैश में इजाफा होगा। तो एक तो हमारा कैश में इजाफा हुआ 1900 रुपये, तो कैश डेबिट होगा। ठीक है। इसने चूंकि डेबिट डेबिट पूछा हुआ है, तो डेबिट क्या होगा? तो एक तो कैश डेबिट होगा, दूसरा हमने उसको 100 रुपया छोड़ दिया, तो वो डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड जो है वो एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस में भी इजाफा हुआ है, तो वो भी डेबिट होगा। तो दो चीज़ें डेबिट होंगी, एक तो कैश डेबिट हुआ और दूसरा डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ। तो ऑप्शन ए है कैश अकाउंट, नो। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, हाँ, ये मतलब कैश भी डेबिट हुआ है, डिस्काउंट भी डेबिट हुआ है, दोनों ऑप्शन ठीक हैं। सी ऑप्शन क्या? बैंक अकाउंट, और डी ऑप्शन क्या? बोथ ए एंड बी। तो हम इसको क्लिक करेंगे, बोथ ए एंड बी, क्योंकि कैश भी डेबिट होगा और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पे टू नदीम कैश ₹5000 एंड अ चेक फॉर ₹4800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ₹10,000 शुड बी क्रेडिटेड टू। नदीम को 5000 रुपये का चेक दिया है, और 4800 रुपये, सॉरी, पे टू नदीम कैश ₹5000 एंड चेक, हाँ ठीक है, 5000 रुपये उसको कैश दिया है और 4800 रुपये का उसको चेक दिया है। ठीक है। तो टोटल रकम हमने कितनी पे की है? 5000 और 4800 कितना हो गया? 9800 रुपये इन फुल, और उसके ड्यूज टोटल कितने थे? 10,000। उसके यानी कि टोटल जो हमने पैसे देने थे वो 10,000 देने थे। शुड बी क्रेडिटेड टू, तो क्रेडिट किसको करेंगे? ठीक है। एक तो हम लोग उसको दे रहे हैं कैश, तो कैश क्रेडिट होगा। दूसरा हम उसको दे रहे हैं चेक, तो बैंक बैलेंस भी क्रेडिट होगा। दो चीज़ें क्रेडिट होगी, और हमने जो हमारी जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो रही है 10,000 से, तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है 200 रुपये, तो वो डिस्काउंट रिसीव जो है वो भी क्रेडिट होगा। तो तीन चीज़ें क्रेडिट होंगी, कैश क्रेडिट होगा, बैंक बैलेंस क्रेडिट होगा 4800 से, और 200 रुपये से हमारा डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट होगा। तो तीन चीज़ें क्रेडिट होंगी। इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए है कैश अकाउंट, बिल्कुल ये क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट ये भी क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ये भी क्रेडिट होगा। तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे क्रेडिट होंगे, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन बनती है डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, कैश अकाउंट इज अ, कैश अकाउंट है एक क्या चीज़ है? पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट है? तो कैश एक प्रॉपर्टी है, एक एसेट है। तो एसेट्स, जो प्रॉपर्टी वाले एसेट्स हैं वो कहाँ आते हैं? रियल अकाउंट में। तो हमारा ये करेक्ट आंसर बनता है सी, रियल अकाउंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अ स्टेटमेंट विच इज यूज टू रिकनसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर द पासबुक इस कार्ड। ऐसी स्टेटमेंट जो कि बैलेंस एज पर कैश बुक को रिकनसाइल करती है किसके साथ? बैलेंस एज पर पासबुक के साथ। तो इसको क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, वो बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट कहलाती है, BRS इसको बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 22, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? तो रिकन्सिलेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली कस्टमर की होती है, बैंक की नहीं होती। तो ये कौन बनाएगा? बैंकर? बैंकर तो नहीं बनाएगा। कस्टमर्स अकाउंटेंट, बिल्कुल ये कस्टमर का अकाउंटेंट बनाएगा। ठीक है। कस्टमर कौन है यहाँ पर? जिसने बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है, यानी कि हमारा बिजनेस है अगर, तो हमारे बिजनेस का अकाउंट है अगर बैंक में, तो हमारा बिजनेस जो है वो अपने बैंक का कस्टमर कहलाएगा। ठीक है। तो अब हमारा जो बिजनेस है वो जाती, वो खुद तो थोड़ी ना बनाएगा BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो कौन बनाएगा? उस बिजनेस का जो अकाउंटेंट है, तो वो बनाएगा। तो बिजनेस का जो अकाउंटेंट है, यानी कि कस्टमर का जो अकाउंटेंट है, वो बनाएगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ऑडिटर नहीं बनाएगा, मैनेजर भी नहीं बनाएगा। तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन बी बनती है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। The favorable balance of cash book bank column is,
तो बैंक कैश बुक के जो बैंक कॉलम है उसका जो फेवरेबल बैलेंस है वो क्या होगा, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस बोथ और नन ऑफ दीज, तो याद रखें तीन किस्म के बैलेंसेज होते हैं। एक होता है कैश बैलेंस, सी में लिख देता हूँ, एक होता है बैंक बैलेंस यानी कि बी लिख देता हूँ, तो तीसरा होता है डिस्काउंट का। तो कैश और बैंक का जो बैलेंस होता है उसके लिए याद रखें कि जो एक डेबिट बैलेंस है, डी में यहाँ पर लिख रहा हूँ डी, तो ये डेबिट बैलेंस होगा, और एक होता है क्रेडिट बैलेंस, उसके लिए मैं सी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक, ये जो बड़ा सी है और बड़ा बी है इसके मुराद है कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, और ये छोटा डी ये डेबिट और क्रेडिट को शो कर रहा है। मैं छोटा सा इसके साथ आर भी लिख देता हूँ अगर आपको नज़र आ रहा है तो, थोड़ा छोटा सा आर लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, सी के साथ भी मैं छोटा सा आर लिख देता हूँ। तो ये डेबिट है और यहाँ पर ये क्रेडिट है, ठीक है। तो याद रखें कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो फेवरेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एफ, ठीक है। और कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो, कैश बैलेंस का जो क्रेडिट बैलेंस है वो होता है अनफेवरेबल यानी कि यू एफ, ठीक है। और यही रूल अप्लाई होता है बैंक बैलेंस के लिए भी, ठीक है। तो कैश और बैंक दोनों चूंकि हमारे एसेट्स हैं, ये दोनों चूंकि एसेट्स हैं, तो डेबिट बैलेंस इन दोनों का जो है वो फेवरेबल होता है और क्रेडिट बैलेंस जो है वो अनफेवरेबल होता है, ठीक है। एसेट है, एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है और अनफेवरेबल क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कैश बुक बैंक कॉलम, तो बैंक कॉलम का जो फेवरेबल बैलेंस है वो कौन सा होगा, डेबिट। तो यहाँ पर डेबिट को क्लिक करेंगे। अगर वो यहाँ पर पूछ लेता कि अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा है बैंक का, तो वो हमारा बनना था क्रेडिट बैलेंस, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24, द फेवरेबल बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ये जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसने पूछा था बैंक कॉलम का और यहाँ पर वो पूछ रहा है बैंक स्टेटमेंट का। तो बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो बेसिकली पासबुक की फोटो कापी होती है, यानी कि वो अकाउंट जो कि कस्टमर का अकाउंट ओपन हुआ है बैंक में, तो वो जो बैंक में उसका अकाउंट है उसको बैंक स्टेटमेंट, उसकी जो कॉपी होती है उस अकाउंट की वो बैंक स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है। तो उसका जो बैलेंस है वो कैश बुक के बैलेंस के रिवर्स चलता है, उलट चलता है, ठीक है। यानी कि कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस हमारा डेबिट होता है, लेकिन पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट जो फेवरेबल बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट कौन सा होगा, क्रेडिट, ठीक है। और बैंक कॉलम का कौन सा होगा, डेबिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अनफेवरेबल बैलेंसेज मीन, अब ये अनफेवरेबल कौन सा होगा, तो ये उस आपने ये वाली स्टेटमेंट जो है वो सारी जहन में रखनी है। तो उसके हवाले से देखते हैं कि क्या होगा। अनफेवरेबल बैलेंसेज मीन क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक, बिल्कुल पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो हमारे फेवरेबल होता है, जैसे कि मैंने अभी इधर बताया था कि बैंक स्टेटमेंट या पासबुक जो है ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट या पासबुक एक ही चीज़ है, तो इनका जो बैलेंस होता है वो अगर क्रेडिट हो तो वो फेवरेबल होता है। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक ये हमारे फेवरेबल है, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक ये अनफेवरेबल है। तो डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, नहीं, ये बैंक स्टेटमेंट फिर वही चीज़ आ गई, ठीक है। तो इसका जो डेबिट बैलेंस है वो तो अनफेवरेबल होता है, तो ये भी नहीं, बोथ बी एंड सी। तो ये अनफेवरेबल के बारे में पूछा जा रहा है हमसे, क्वेश्चन था अनफेवरेबल कौन कौन से हैं, तो एक ये अनफेवरेबल है क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, और एक ये अनफेवरेबल है डेबिट बैलेंस इन दी पासबुक। तो ये बोथ बी एंड सी बनता है, तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है डी। क्वेश्चन नंबर 26, चेक्स इशूड टू अ क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आर कार्ड, ऐसे चेक जो कि इशू कर दिए गए हैं, जारी कर दिए हैं, लेकिन पेमेंट के लिए अभी पेश नहीं हुए, तो इनको अनप्रेजेंटेड चेक्स कहा जाता है। ये अनप्रेजेंटेड चेक्स की डेफिनेशन है, तो ये क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, चेक्स रिसीव फ्रॉम डेटर्स बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक आर कार्ड, ऐसे चेक जो हमने कस्टमर से डेटर से रिसीव कर लिए हैं लेकिन बैंक ने अभी तक उनको कलेक्ट नहीं किया, जमा नहीं किया, तो वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इनके दो नाम होते हैं, एक इसको अनकलेक्टेड चेक भी कहते हैं और दूसरा इसको अनक्रेडिटेड चेक भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन है डिसऑनर चेक, तो नहीं है, अनक्रेडिटेड चेक जी बिल्कुल ये इसके करेक्ट ऑप्शन है। अनप्रेजेंटेड चेक नहीं, ये वाले नहीं है, नॉन ऑफ दीज, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही बनता है अनक्रेडिटेड चेक्स, और इसको अनकलेक्टेड चेक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट्स इन कैश बुक आर कॉल्ड, जो कैश बुक में कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस है ये अगर डेबिट बैलेंस हो तो ये क्या कहलाते हैं, ये हमारी इनकम है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या एसेट है। तो कैश का और बैंक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमारा एसेट होता है, क्योंकि ये फेवरेबल बैलेंसेस हैं, तो ये हमारे एसेट हैं।
अगर कैश और बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस आ जाता तो वो अनफेवरेबल हो जाना था, और वैसे भी कैश का क्रेडिट बैलेंस होता ही नहीं है, ठीक है। तो बैंक का डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, लेकिन कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, ये याद रखिएगा। इसलिए उसने पूछा है कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, दोनों ही हमारे डेबिट बैलेंस जो हैं वो एसेट्स के डेबिट बैलेंस फेवरेबल होते हैं और वो हमारे एसेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज इन कैश बुक इज कॉल्ड। अब देखें वही चीज़ आ गई। अब उसने पूछा है कि बैंक बैलेंस जो है हमारा, उसका अगर क्रेडिट बैलेंस होती है अनफेवरेबल होता है तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए लाइबिलिटी होगा, ठीक है। बैंक का क्रेडिट बैलेंस कब होता है, जब आपके अकाउंट में 10,000 पड़े हों और आप वहाँ से 14,000 रुपये निकलवा लें, और 4,000 रुपये आप जो एक्स्ट्रा निकलवा रहे हैं जिसको हम लोग ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, तो ओवरड्राफ्ट वाले कॉन्सेप्ट में अगर आप जाएं तो 14,000 रुपये, 10,000 आपके अकाउंट में है और आपने बैंक से 14,000 रुपये ले लिए, तो 4,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा जो बैंक से लिए हैं वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है, और वो आपका बैलेंस जो कि माइनस में जा चुका है। 10,000 की जगह पे 14,000 आपने निकलवाया, तो 4,000 रुपये आपका बैलेंस नेगेटिव हो चुका हुआ है, वो हमारा जो नेगेटिव बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, और वो 4,000 हमने बैंक को वापस करना है, और इसलिए वो हमारी लाइबिलिटी बन जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है डी, लाइबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय, पासबुक कौन बनाता है, तो पासबुक कहाँ पे बनती है जी, बैंक में, तो बैंकर बनाता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, बैंकर। क्वेश्चन नंबर 31 है, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लें, जूम आउट कर लें, यस, अब ठीक नजर आ रही, ओके। क्वेश्चन नंबर 31, अ कस्टमर चेक रिटर्न डिसऑनर, थोड़ा सा जूम इन ही रहेंगे, अच्छा सॉरी, ओके, अच्छा जी। 31 है क्वेश्चन, अ कस्टमर चेक रिटर्न डिसऑनर्ड इज रिकॉर्डेड इन, एक कस्टमर का जो चेक है वो रिटर्न आ गया है, डिसऑनर होके वापस आ गया है, इज रिकॉर्डेड इन, तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। अब रिटर्न आउटवर्ड तो परचेज रिटर्न है, तो ये चेक रिटर्न हुआ है, डिसऑनर हुआ है, ये कोई परचेज रिटर्न वगैरह तो नहीं है, रिटर्न इनवर्ड बुक भी नहीं बनता, बिल्स रिसीवेबल बुक भी नहीं बनता, कैश बुक, हमने जब उससे चेक लिया था तो उसको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया था, और जब डिसऑनर हो गया है तो वो कैश बुक में ही दोबारा रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको कैंसिल किया जाएगा, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है जी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 32, if receipt side of the cash book is undercast, if receipt side of the cash book is undercasted by rupees 300 when overdraft as per bank statement is the starting point, तो फिर क्या किया जाएगा, रुपीज़ 300 will be deducted, रुपीज़ 300 will be added, रुपीज़ 600 will be deducted, रुपीज़ 600 will be added। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझे फिर समझ आएगी। इफ रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्टेड, रिसीट साइड यानी कि कैश बुक की जो रिसीट साइड है वो कौन सी होती है, डेबिट, ठीक है। तो डेबिट साइड वो कह रहा है कि कैश बुक की अंडरकास्ट, अंडरकास्टेड का मतलब है कि उसमें 300 रुपये कम लिखे गए, अंडरकास्टेड, कम रिकॉर्ड हुई है 300 रुपये, ठीक है। व्हेन द ओवर, अच्छा ये आपने याद रखना है कि आप डेबिट साइड जो है वो उसमें 300 रुपये कम लिखे हुए हैं। अब अगला पोर्शन जो है इसी स्टेटमेंट का वो कह रहा है कि व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर दी बैंक स्टेटमेंट इज स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपको जो बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, जो आपका स्टार्टिंग बैलेंस दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया गया है, और किस चीज़ का दिया गया है, बैंक स्टेटमेंट का। अच्छा जी, अब ज़रा देखें कि बैंक स्टेटमेंट जो होती है उसका जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या होता है जी, डेबिट होता है, ठीक है। तो आपको बैलेंस कौन सा दिया गया है, डेबिट बैलेंस। अब आपने ये बताना है कि ये जो 300 रुपया है ये डेबिट साइड कम है, और ये 300 रुपया आप जमा किया जाएगा इसमें, या माइनस किया जाएगा, या 600 जमा किया जाएगा, या 600 माइनस किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ठीक है। ये ज़रा ध्यान से समझें। अगर आपके पास बैलेंस ऊपर जो मौजूद है वो बैंक स्टेटमेंट का वो डेबिट है, अब आप इसको देखें कि ये 300 जो है ये कौन सी साइड पे जाएगा, ये डेबिट साइड पे जाना चाहिए या क्रेडिट साइड पे जाना चाहिए। तो आप देखें इस स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है रिसीट साइड यानी कि डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक की, ठीक है। कैश बुक की डेबिट साइड अंडरकास्ट कम है। अब डेबिट साइड अगर कम है तो इसका मतलब है कि ये जो 300 रुपये हैं ये उसी साइड पे लिखने चाहिए जो साइड पहले से ही कम है। तो इसको 300 रुपये को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे, उस एरर को ठीक करने के लिए जो कम हुई है, मतलब ये जो कम साइड, ये साइड जो कम थी इस साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, 300 रुपये डालने पड़ेंगे, ठीक है।
और ये कौन सी साइड है, बेसिकली डेबिट साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि 300 रुपये हमने डेबिट साइड पे डालने हैं और ऊपर हमारे पास बैलेंस भी कौन सा है, डेबिट है। तो ये आप बताएं कि जब ये बैलेंस भी डेबिट साइड पे है और ये 300 भी हम डेबिट साइड में डालेंगे, तो इसका मतलब है कि ये भी डेबिट और ये भी डेबिट, तो ये आपस में जब हम टोटल करेंगे तो डेबिट साइड में ये डेबिट वाला जो कॉलम है ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डेबिट साइड और ये वाला जो बैलेंस डेबिट है ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे। तो 300 रुपये फिर क्या होगा, डेबिट साइड में जमा होगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसी कोई स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें बताया गया हो कि 300 रुपये डेबिट साइड में जमा होगा। तो ₹300 विल बी डिडक्टेड, नहीं डिडक्ट नहीं होंगे, डिडक्टेड का मतलब है माइनस होंगे, माइनस नहीं होंगे। ₹300 विल बी एडेड, बिल्कुल ये है, ये 300 रुपये जो है ये उसमें ऐड हो जाएंगे उस बैलेंस में, ये जो पहले से बैलेंस मौजूद है बैंक स्टेटमेंट का, ये उसमें 300 रुपये ऐड हो जाएंगे। 600 रुपये विल बी डिडक्टेड, 600 एडेड, ये तो इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, यहाँ पर 600 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है जी 33। ये थोड़ी सी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इन पे, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट ₹15,000, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इन पासबुक वाज ₹200 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ₹300 रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये सारा कुछ कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, रिवाइज्ड बैलेंस एज पर कैश बुक विल बी, तो रिवाइज्ड बैलेंस जो है, यानी कि ये जो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो सकी इनको जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो जो नया बैलेंस आएगा उसको रिवाइज्ड बैलेंस कहते हैं। तो वो रिवाइज्ड बैलेंस एज पर कैश बुक विल बी, तो वो नया बैलेंस क्या होगा। अब देखें, पहले जो आपको बैलेंस दिया गया बैलेंस एज पर कैश बुक, वो कौन सा है, ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपको दिया गया है 15,000। ठीक हो गया, पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि ये जो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ये डेबिट है या क्रेडिट है। ठीक है, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी, आपको नज़र आ रहे होगा, बिल्कुल नज़र आ रहा है। ओके, ये कौन सा हो गया, सी, यानी कि अब यहाँ पर जो मैं सी लिखूंगा उसका मतलब होगा क्रेडिट और डी लिखूंगा तो उसका मतलब है डेबिट। तो ये बैलेंस कौन सा है जी, ये बैलेंस हो गया आपका सी, यानी कि क्रेडिट। अब आगे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इन पासबुक वाज ₹200, ये एक ट्रांजैक्शन है। अब इसका जो अमाउंट है ये किधर जानी थी, ये जो डेबिट साइड पे जाएगी या क्रेडिट साइड पे जाएगी, इसका हम डिसाइड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इन पासबुक वाज ₹200, 200 रुपये पासबुक में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये हमें बताया गया ना इधर, ये इसमें लिखा हुआ है कि ये 200 रुपया जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है और 300 रुपया ये जो बैंक इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक है, रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सके थे। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये जो बैलेंस है ये कहाँ जाना है, 200 रुपया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इन पासबुक। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 200 रुपया पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका हुआ है, कौन सी साइड पे रिकॉर्ड हो चुका हुआ है, आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमारा एक एक्सपेंस है और वो एक्सपेंस जो है वो बैंक में रिकॉर्ड हो चुका है, यानी कि पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका हुआ है और ये एक डिडक्शन है हमारे अकाउंट से, ये पैसे काटे गए, हमारा एक्सपेंस है। तो पासबुक में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जब डिडक्ट किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है ये पासबुक में डेबिट हो चुका हुआ है। अब इसने कहाँ रिकॉर्ड होना था, कैश बुक में, लेकिन ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो जो चीज़ पासबुक में डेबिट होती है वो कैश बुक में क्रेडिट होती है, क्योंकि पासबुक और कैश बुक दोनों आपस में उलट चलती हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि ये डेबिट हो चुका हुआ है लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। जिस साइड पे ये रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हमने इसको उस साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो इसका मतलब है कि ये 200 रुपये अभी कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो जहाँ पर अभी एंट्री नहीं हुई हमने उसको देखना है कि वो कौन सी साइड है। ठीक है, पासबुक में ये डेबिट हो चुका हुआ है लेकिन कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो कैश बुक में अगर क्रेडिट नहीं हुआ तो हम इसके ऊपर लिख देंगे सी। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सा लिखा है लेकिन आपको समझ आ गया कि ये अभी सी लिखा है मैंने, यानी कि ये क्रेडिट नहीं हुआ। क्लियर होगी बात। अब अगली स्टेटमेंट को भी इसी तरह डिसाइड कर लेते हैं कि वो डेबिट नहीं हुई या क्रेडिट नहीं हुई, कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, फिर हम लोग फाइनल उसका आंसर निकाल लेंगे। अब अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक ₹300। ये हमारी कोई इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है जो कि कलेक्ट किया है बैंक ने जमा कर लिया हुआ है 300 रुपये। ये 300 रुपये हमारे अकाउंट में जमा हो चुके हुए हैं, कहाँ पे, कौन सी बुक में, पासबुक में।
बैंक ने चूंकि जमा किए हैं तो बैंक के पास बुक होती है पासबुक, ठीक है। तो पासबुक में 300 रुपये जमा हो चुके हुए हैं, तो जब जमा होते हैं कोई रकम हमारी पासबुक में तो वो क्रेडिट साइड पे जमा होती है। तो इसका मतलब है कि ये 300 रुपये हमारी पासबुक में क्रेडिट हो चुके हुए हैं, लेकिन कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुए। तो कैश बुक में ये कहाँ रिकॉर्ड होंगे? ये चूंकि हमारे बैंक बैलेंस में इजाफा है तो ये कैश बुक में होने चाहिए डेबिट, ठीक है। तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं हुए। पासबुक में क्रेडिट हो चुके हैं लेकिन कैश बुक में डेबिट नहीं हुए। ये जो हमारी एंट्री थी, ट्रांजैक्शन थी, ये कैश बुक में क्रेडिट हो चुकी, सॉरी, कैश बुक पासबुक में क्रेडिट हो चुकी थी लेकिन कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुई थी। तो हमने इसको लिख दिया कि ये क्रेडिट नहीं हुई अभी तक कैश बुक में और ये डेबिट नहीं हुई। क्लियर होगी बात? अब आ जाए यहाँ पर, ये हमने जो सी लिखा था ये किसके लिए लिखा था? ये हमने इस बैलेंस के लिए लिखा था। ये जो 1500 रुपये बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है? ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर होगी बात? अच्छा, हमारा बैलेंस है 15,000 रुपये और ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। अब ये जो दो चीज़ें हैं, 200 रुपया क्रेडिट और 300 रुपया डेबिट, तो इनको हमने इसमें इस बैलेंस में 15,000 में या जमा करना है या माइनस करना है। अब देखते हैं कि जमा कौन सा होगा और माइनस कौन सा होगा, या दोनों ही जमा होंगे या दोनों ही माइनस होंगे, क्या होंगे? आपने ये करना है कि 15,000 रुपये हमारा कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पर इन दोनों में से जो क्रेडिट होगा वो इस क्रेडिट में जाके जमा हो जाएगा, और जो यहाँ पर डेबिट है वो चूंकि इस क्रेडिट का डेबिट उलट होता है तो ये आप वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस चूंकि क्रेडिट है तो ये 200 रुपया भी क्रेडिट होना है, तो ये 200 क्रेडिट साइड पे जाके इस क्रेडिट में जमा हो जाएगा। जबकि 300 रुपया जो डेबिट होना है, और डेबिट चूंकि क्रेडिट का उलट होता है तो इसलिए ये जो डेबिट है ये यहाँ पर जाके माइनस होना है। तो अब आप ये करें कि 15,000 में 200 रुपया जमा कर दें और 300 रुपया माइनस कर दें। तो 15,000 जमा 200, 15,200 हो जाएगा, और जब 300 उसमें से माइनस करेंगे तो 14,900 बैलेंस बचेगा। तो हमारा 14,900 आंसर है। देखें जी कहाँ पे है, वो ऑप्शन डी में है, 14,900 रुपये। तो ये करेक्ट आंसर है इसका, 14,900। क्वेश्चन नंबर है जी 34। द बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक इज द बैलेंस ऑफ द पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक का जो बैलेंस है वो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, एसेट है, गेन है, एक्सपेंस है, क्या है? तो कैश बुक का बैलेंस और पैटी कैश बुक का बैलेंस दोनों हमारे एसेट होते हैं, चूंकि वो भी हमारी कैश बुक है, ये भी कैश बुक है तो दोनों कैश बुक ही, और इनका जो बैलेंस होगा वो हमारा इन द फॉर्म ऑफ कैश होगा। तो कैश की बैलेंस जो हमारे पास पड़ा होगा वो हमारा एसेट होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे एसेट। क्वेश्चन नंबर 35 है, अ कॉपी ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स लेजर इज कॉल्ड। बैंक के लेजर में जो कस्टमर का अकाउंट है उसकी जो कॉपी है उसको हम क्या कहते हैं? दो बातें याद रखें यहाँ पर। कस्टमर का जो बैंक में अकाउंट होता है उसको पासबुक कहते हैं, और उस पासबुक की जो कॉपी होती है ये वाली, उसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखें बैंक स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी है। बैलेंस स्टेटमेंट नहीं है, कस्टमर स्टेटमेंट नहीं है, डिपॉजिट स्टेटमेंट नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। ये बेसिकली लेजर की एक फोटो कॉपी होती है, कॉपी कह लें, फोटो कॉपी कह लें, उसको हम लोग बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू। ये सिस्टम जो है ये बेसिकली पैटी कैश बुक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो सिस्टम है, द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम, ये जो टर्म है इम्प्रेस सिस्टम, ये यूज़ होती है किस ताल्लुक में, किसके ताल्लुक में? तो ये पैटी कैश बुक के बैलेंस के हवाले से ये जो टर्म है ये यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद 37, ये फिर न्यूमेरिकल आ गए, तो यहीं पर हम इसको सी डी लिखेंगे। सी मतलब क्रेडिट और डी मतलब डेबिट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स द बैलेंस ऑफ कैश बुक विल बी। मंदरजा झैल जो आपको ये पर्टिकुलर्स दिए गए हैं इससे आपने मालूम क्या करना है? बैलेंस एज पर कैश बुक ये मालूम करना है आपको। देखें बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है ये 20,000 रुपये। तो बैलेंस एज पर पासबुक, ना कोई फेवरेबल लिखा है इसके साथ, ना अनफेवरेबल लिखा हुआ है, ना डेबिट ना क्रेडिट, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि पासबुक का जो बैलेंस है अगर वो नॉर्मल बैलेंस हो तो वो क्रेडिट होता है, तो इसके साथ हम लिख देते हैं सी। ये जो 20,000 रुपये है ये क्रेडिट बैलेंस है। अनप्रेजेंटेड चेक हैं 4,000 रुपये के। तो अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब होता है ऐसा चेक जो हमने इशू कर दिया हुआ है, हमारे बिजनेस ने इशू कर दिया हुआ है लेकिन बैंक में वो अभी तक पेश नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो उसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। जब ये हमारी बुक से इशू हुआ है तो हमारी चेक बुक, सॉरी, जो कैश बुक है वहाँ पर ये क्रेडिट हो चुका हुआ है, लेकिन पासबुक में अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, और पासबुक में इसने जारी बात है डेबिट होना था, तो वहाँ पर ये अभी डेबिट नहीं हुआ। तो हम वो वाली साइड यहाँ पर नोट करेंगे जहाँ पर ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये डेबिट अभी तक नहीं हुआ, पासबुक में ये अभी डेबिट नहीं हुआ।
तो ये डेबिट नहीं हुआ। ओके, अब तीसरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस हैं जो कि बैंक ने चार्ज कर लिए हुए हैं लेकिन अभी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। जब एक बैंक हमारे चार्जेस चार्ज करता है तो वो हमारे बैंक बैलेंस से पैसे डिडक्ट कर लेता है, माइनस करता है, यानी कि हमारी पासबुक को वो वहाँ पर डेबिट करता है, और वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए कैश बुक में। यानी कैश बुक में जो है वो अभी रिकॉर्ड नहीं हुए, तो मतलब कौन सी साइड पे रिकॉर्ड नहीं हुए? जो पासबुक में डेबिट हो चुके हुए हैं, इसका मतलब है कैश बुक में उसने क्रेडिट होना था लेकिन अभी रिकॉर्ड नहीं हुए, यानी कि कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुए। ठीक हो गया। तो अब हमने आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि सी सी जमा होंगे और डी उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, सी सी वाले जमा होंगे और डी वाला उसमें से माइनस हो जाएगा। तो 20,000 और ये 2,000, इन दोनों को जमा कर लें। ये दोनों क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस है, तो 20 और 22 हो गए, और उसमें से डेबिट वाला जो बैलेंस है 4,000, ये माइनस कर दें, तो बाकी बचा 18,000। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, 18,000 रुपये। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स द ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट विल बी। मदरजे झैल जो आपको पर्टिकुलर्स दिए गए इसमें से आपने मालूम क्या करना है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपने मालूम करना है, यानी कि आपने पासबुक का बैलेंस मालूम करना है। तो आपको बैलेंस दिया कौन सा गया है? कैश बुक का बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्रान है। तो कैश बुक का बैलेंस जब ओवरड्रान होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो इसको हम लिख देते हैं सी, ये क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सॉरी इसकी सेकंड जो ट्रांजैक्शन है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक। इंश्योरेंस की हमने किस्त देनी थी, वो बैंक ने डायरेक्ट पे कर दी हुई है। बैंक ने जब पे कर दी हुई है तो इसका मतलब है बैंक वाली जो बुक है यानी कि पासबुक, उसमें ये एंट्री हो चुकी हुई है। और कहाँ पर हुई होगी? डेबिट या क्रेडिट? तो हमारे अकाउंट से ये पैसे कटे हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर डेबिट हो चुकी हुई है। अब ये कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुई? जाहिर बात है अगर पासबुक में ये रिकॉर्ड हो चुकी है तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड होनी थी? कैश बुक में ये रिकॉर्ड होनी है डेबिट क्रेडिट साइड पे। ठीक है, कैश बुक में कहाँ ये रिकॉर्ड होनी है? क्रेडिट साइड पे। चूंकि ये पासबुक में डेबिट हो चुकी है रकम, पासबुक में डेबिट हो चुकी है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो कैश बुक में फिर ये कहाँ रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, यानी कि क्रेडिट साइड पे कैश बुक की ये रिकॉर्ड नहीं हुई। अब हमने ये सारी ट्रांजैक्शन का यही पता करना होता है सिर्फ कि ये ट्रांजैक्शंस कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, आपको पता है कि दो जगह पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। जब बैंक के साथ हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे पास एक बुक होती है कैश बुक और बैंक के पास होती है पासबुक। कैश बुक में ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होती है वो पासबुक में भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। प्रॉब्लम तब आता है जब कैश बुक में एक एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी होती है लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं होती, या पासबुक में रिकॉर्ड हो चुकी होती है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों बुक्स आपस में उलट चलती हैं। जो चीज़ कैश बुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है वो पासबुक में क्रेडिट होनी चाहिए, और जो चीज़ कैश बुक में क्रेडिट होती है वो पासबुक में डेबिट होनी चाहिए। यहाँ से हम लोग आइडिया लगाते हैं, हम लोग सिर्फ ये पहले फाइंड आउट करते हैं कि ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कहाँ पर हो चुकी है, तो वहाँ से फिर आइडिया हो जाता है कि ट्रांजैक्शन कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुई। और जहाँ पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई वही साइड हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं हुई या डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं हुई। ये सारा प्रोसीजर है। अब देखें जी, अनक्रेडिटेड चेक। अनक्रेडिटेड चेक ऐसा चेक है जो कि क्रेडिट नहीं हुआ। कहाँ पर क्रेडिट नहीं हुआ? ये पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन जब इसकी पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है अनकलेक्टेड या अनक्रेडिटेड चेक ऐसा चेक होता है जो हमने बैंक में जमा करवा दिया हुआ है लेकिन अभी बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। तो यहाँ से हमें पहले से ही इसकी स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि ये चेक अभी क्रेडिट नहीं हुआ। तो हमें ज़्यादा इसके ऊपर खपने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें सीधा सीधा बता रहा है कि क्रेडिट नहीं हुआ। तो हमने भी तो यही फाइंड आउट करना होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ये स्टेटमेंट हमें बता रही है कि क्रेडिट नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये चेक अभी क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद लास्ट इसकी स्टेटमेंट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली मतलब बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया हुआ है। अब ये आपको बता रहा है कि कहाँ पर ये एंट्री हो चुकी हुई है, तो आपको इसने बता दिया हुआ कि बैंक में ये अमाउंट क्रेडिट हो चुकी हुई है, लेकिन हमने यहाँ पर वो लिखनी है जहाँ पर ये रिकॉर्ड नहीं हुई। तो जाहिर बात है अगर ये इंटरेस्ट जो है ये बैंक में क्रेडिट हो चुका हुआ है, यानी कि बैंक की बुक कौन सी है? पासबुक। तो पासबुक में ये अगर क्रेडिट हो चुका हुआ है तो ये कैश बुक में फिर इसका मतलब है डेबिट नहीं हुआ। तो इसकी जो मिसिंग साइड है वो हम कह सकते हैं डेबिट है। ये डेबिट साइड पे अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 500 क्रेडिट नहीं हुआ, ये 4,000 क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये 5,000 डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, ये हमें मिल गए सी और डी, यानी कि क्रेडिट और डेबिट। अब आप ये करें कि सी सी वाले जमा कर लें और डी वाला उसमें से माइनस कर दें। तो सी वाले ज़्यादा हैं तो सारे जमा कर लेते हैं। 9,000
और 500, 9,500 होगा और 4,000, 13,500। 13,500 में से आप 5,000 पे जो है ये माइनस कर दें, तो बाकी बचेगा 8,500। तो हमारा आंसर बनेगा ये सी, 8,500 रुपये। क्लियर होगी बात? ओके, क्वेश्चन नंबर 39, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है, एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, वो क्या कहलाता है? वाउचर। ये वाउचर की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी, अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज़ यूज्ड एज एन एविडेंस, तो उसको हम लोग वाउचर बोलते हैं। वाउचर की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, माजरत मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिए हैं इसके वर्ड्स। अ रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वाउचर। ये बेसिकली वाउचर की डेफिनेशन है, ठीक है। तो वाउचर को आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर। कैश मेमो कैश ट्रांजैक्शन के लिए होता है, ये भी कैश ट्रांजैक्शन के लिए है, लेकिन वाउचर जो है वो सारी ट्रांजैक्शंस के इंटरनल रिकॉर्ड के लिए सपोर्ट के तौर पे, एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये क्या वाउचर की डेफिनेशन है, ये अक्सर पेपर में आ जाती है, इसलिए इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। ओके, ओके जी, तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास, फाइनल अकाउंट्स, द कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, और जो भी मिसिंग अभी तक हमारे रहते हैं सारे इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी इसमें चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा नंबर अगर किसी के पास मौजूद है तो वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूँगा, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।